यहाँ रख। फिक्की के आउटगोइंग प्रेसिडेंट भाई राजन भारती मित्तल जी, फिक्की के प्रेसिडेंट इलेक्ट भाई हर्ष मरीवाला जी, फिक्की से और मुझसे वर्षों बरसों से जुड़े मेरे स्नेही भाई अमित मित्रा जी, और आज के सभागार में उपस्थित उद्योग जगत के मेरे प्रतिनिधि साथियों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी राजन भाई आपका, जिन्होंने फिक्की की परंपरा का निर्वहन करते हुए सुबह में वित्त मंत्री को और दोपहर में नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित किया। ये फिक्की की एक लोकतांत्रिक परंपरा है कि सबसे पहले वो मौका देते हैं वित्त मंत्री को बजट के अगले ही दिन अपनी बात रखने का, और उसके बाद मौका देते हैं नेता प्रतिपक्ष को उनकी बात काटने का। और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैंने प्रणव दा से पूछा कि आप फिक्की में हो आए, आपने बजट के सारे तर्क दे दिए, तो उन्होंने कहा मैं तो बजट पे बोला ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो पूरा जनरल एक दृश्य रखा, ग्लोबल इकोनॉमी का, भारत का, जनरल चीजों का। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे तो बाकायदा एक विषय दिया है, गवर्नेंस फॉर ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट, यानी विकास और सशक्तिकरण के लिए सुशासन। तो मैंने कहा लेकिन मैं उसके ऊपर आपके बजट की कसौटी पर तोलूंगी तो जरूर। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बिल्कुल उसी थीम पर बोलिए और बजट के बारे में भी जो कहना चाहें कहिए। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी गवर्नेंस की परिभाषा से, क्योंकि उद्योग जगत की गवर्नेंस की परिभाषा आम जनता की गवर्नेंस की परिभाषा से मेल नहीं खाती। अर्थशास्त्र की गवर्नेंस की परिभाषा और उद्योग जगत की गवर्नेंस की परिभाषा यह है कि जिस कंपनी में जिसका जितना शेयर बनता है, अगर वो उतना ही ले तो उस कंपनी की गवर्नेंस अच्छी है। लेकिन उस कंपनी में और क्या होता है, लाभ होता है कि हानि होती है, उसका बाकी प्रबंधन कैसा है, इसको आप मैनेजमेंट में डालते हैं। आपके यहां गवर्नेंस और मैनेजमेंट दो अलग शब्द हैं। गवर्नेंस आपके लिए केवल वित्तीय प्रबंधन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जितना शेयर होल्डर को मिलना चाहिए उतना उसको मिल गया तो वो घर कहते हुए जाएगा गवर्नेंस बहुत अच्छी है इस कंपनी की, और बाकी सारी चीजें मैनेजमेंट के दायरे में आती हैं। लेकिन जब आम जनता सरकार की गवर्नेंस को तोलती है, आम जनता उस गवर्नेंस का आकलन करती है, तो केवल वित्तीय प्रबंधन के आधार पर नहीं करती, वो उस सरकार का प्रभावीपन देखना चाहती है। उसके लिए मैनेजमेंट और गवर्नेंस दो अलग शब्द नहीं है। मैं हरियाणा से आती हूं, यहां शायद हरियाणा के कुछ उद्योगपति बैठे होंगे। हमारे यहां गांव में पूछते हैं भाई राज किसा चाहिए, तो जवाब मिलता है सुथरा भी और सख्त भी। मीनिंग देयरबाय गुड गवर्नेंस मीन्स अ क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। शासन सुशासन कब बनता है, जब वो ईमानदार भी होता है और प्रभावी भी होता है, तब राज सुराज में बदलता है। जिसे आप गवर्नेंस कहते हैं, वास्तव में आपका अर्थ है कि गवर्नेंस मीन्स गुड गवर्नेंस, क्योंकि ग्रोथ और एम्पावरमेंट दोनों के लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत है, केवल गवर्नेंस की नहीं। बैड गवर्नेंस दोनों को प्रभावित करती है, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग ले रही हूं। एक वो परिभाषा जो आपकी है, उसकी कसौटी पर हम कहां खड़े हैं, और एक परिभाषा जो आम जन की है, उसकी कसौटी पर हम कहां खड़े हैं। जहां तक ईमानदारी का सवाल है, वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, ईमानदार शासन का सवाल है, बहुत वर्षों पहले राजीव गांधी जी ने स्वयं ये कहा था कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं, किसके लिए भेजते हैं? विकास के लिए भेजते हैं, एम्पावरमेंट के लिए भेजते हैं। केंद्र सरकार तो पैसा राज्यों को इसी के लिए देती है, नीचे इसी के लिए देती है। जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो बेनिफिशियरी को मात्र 15 पैसे मिलते हैं।
ये उनकी अपनी कही बात है, यानी 85 पैसे बीच में से गायब हो जाते हैं। तो किसी ने कहा कि पैसा जब चलता है तो घिसते घिसते घिस जाता है और केवल 15 पैसे उस बेनिफिशियरी को मिलते हैं। और आज भी चंद दिन पहले होम मिनिस्टर ने क्या कहा, व्हाट इज द क्राइसिस? क्राइसिस ऑफ एथिकल डेफिसिट एंड क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस डेफिसिट। ये दोनों शब्द सरकार के गृह मंत्री के कहे हुए, क्योंकि आज परिस्थिति राजीव गांधी जी के बाद से बदली और सुधरी नहीं है, और बदतर हुई है। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट लेने के लिए और लगाने के लिए ही करोड़ों का लेन देन होगा तो ग्रोथ तो प्रभावित होगी ही। अगर पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए कोई 2 लाख 3 लाख देकर आएगा तो अपने घर से तो निकालेगा नहीं, सबसे पहले उस पोस्टिंग के बाद अपना वो पैसा बटोरेगा जो देकर आया है। और जब एक बार फिसलन शुरू हो गई तो वहीं क्यों रुकेगा? अगर 2 लाख देकर आया तो पहले 5 लाख कमाएगा, क्योंकि उसके बाद कहीं और जाने के लिए फिर देना पड़ेगा। तो जो ग्रोथ है उसमें जो ईमानदारी का कोशेंट है वो पहले से ज्यादा खराब हुआ है, पहले से ज्यादा गिरा है। लेकिन दुख मुझे यह हुआ कि कल प्रणब दा ने जब अपना बजट भाषण शुरू किया तो पहला वाक्य कहा ट्रांसपेरेंसी। हम पारदर्शिता को बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रशासन को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। तो हमारी उम्मीद जगी कि शायद प्रणब दा कुछ बहुत अच्छा इसमें करने वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली बोलते 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 जहां वो आए तो उन्होंने कहा कि करप्शन को खत्म करने के लिए हमने एक जीओएम बना दिया है। हमारे कहा जाता है मित्रों कि जब किसी चीज को टालना हो तो उसके लिए कमेटी गठित करो। मुझे तो लगता है कि अब समय आ गया है राजन जी, जब एक जीओएम इस पर बनना चाहिए कि जितने जीओएम बने हैं उन्होंने क्या किया, क्योंकि जीओएम बन जाता है मगर जीओएम की मीटिंग नहीं होती, उसमें कोई फैसले नहीं होते। तो मैं आज मांग करती हूं सरकार से कि एक ऐसा जीओएम जरूर बनाएं जो आज तक बने हुए जीओएम का आकलन करें। तो उन्होंने करप्शन में कह दिया हमने एक जीओएम बना दिया, उनके फर्ज की अदायगी हो गई, उनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। दूसरी बात उन्होंने ब्लैक मनी के बारे में कही, एक 5 पॉइंट फॉर्मूला दिया भविष्य के लिए। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है मित्रों, आपको जानकारी है या नहीं है, आज पूरे विश्व में जब एक वातावरण बना है करप्शन के फ्री की तरफ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार कुछ साल पहले एक कन्वेंशन ऑन करप्शन साइन की गई, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन, पहली बार। और यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन पे 140 देशों ने हस्ताक्षर किए समेत भारत के। लेकिन उसमें एक क्लॉज था कि वो लागू तब होगी जब वो देश उस कन्वेंशन को रेटिफाई करेगा, यानी अनुमोदित करेगा। अब कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अनुमोदन के लिए संसद में जाना पड़ता है, लेकिन केवल मंत्रिमंडल उसको मंजूरी दे सकता है। इट कैन बी रेटिफाइड ओनली बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यू नीड नॉट कम टू द पार्लियामेंट। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि जिन 140 देशों ने हस्ताक्षर किए थे उनमें से केवल 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया, और भारत उसमें से एक है। इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड दैट कन्वेंशन। और मैं देख रही थी कि इन 5 पॉइंट फार्मूला में कहीं तो वो लिखा होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक ठोस आश्वासन होता दैट इंडिया विल रेटिफाई दैट कन्वेंशन, लेकिन उन 5 फार्मूलों में भी वो कहीं नहीं है। वहां भी उन्होंने डीटीएस की बात की है, टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज जो है उनके बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन को हम रेटिफाई करेंगे। और जिस प्रोटोकॉल को अमेंड करने की बात की है, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में वो प्रोटोकॉल अमेंड कर रहे हैं, उसमें कैच क्या है, वो अप्रैल 2011 से लागू होगा और उसके बाद की जानकारी आप ले सकेंगे। उसके बाद क्या जानकारी मिलेगी इन्हें? अप्रैल 2011 तक का जब आपने समय दे दिया, आप चोर को कह रहे हैं कि भैया हम आएंगे 2 महीने बाद तुम्हारे घर, वो क्या रखेगा अपने यहाँ? 2011 के बाद की जानकारी लेंगे, और ये भी संसद में कह रहे हैं कि अप्रैल 2011 के बाद की जानकारी लेंगे, तो जिस किसी ने पैसा वहां रख रखा है वो रखेगा?
वो तो सारा पैसा निकाल लेगा। एक नया पैसा इनको मिलने वाला नहीं है अप्रैल 2011 के बाद। लेकिन जब ये कहते हैं कि हम संशोधित कर रहे हैं प्रोटोकॉल, तो लोगों को लगता है चलिए ये इंडिया और स्विट्जरलैंड के साथ भी कोई प्रोटोकॉल साइन करने वाले हैं। लेकिन आगे की लाइन जब आप पढ़ते हैं कि वो अप्रैल 2011 से लागू होगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो 2011 के बाद की जानकारी आपको मिल सकेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि अगर मैं गवर्नेंस की आपकी परिभाषा पर भी इस सरकार को तोलूं, इस सरकार की कार्यशैली को तोलूं या आज के बजट को तोलूं, तो मुझे निराशा हाथ लगी है। क्योंकि वित्तीय प्रबंधन के ऊपर जो करप्शन दूर करने का एक लक्ष्य सामने रख करके उन्होंने अपना बजट भाषण शुरू किया था, उसको अंत करते करते वो एक मीटिंग और एक प्रोटोकॉल जो कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का होगा, उस पर ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि एक परिभाषा गवर्नेंस की जनता की है, जहां वो इफेक्टिविटी चाहती है, प्रभावीपन चाहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनका सीधा संबंध है ग्रोथ से, उसका सीधा संबंध है एम्पावरमेंट से। कैसे संबंध है? गवर्नेंस का पहला पहलू जो ग्रोथ को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, वो है लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो विकास होगा, कानून और व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो विकास शुरू भी नहीं होगा। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्योंकि जब किसी उद्योगपति को चुनना है जिंदगी और पैसे के बीच में, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी जान की तरफ चुनेगा। जान खोकर पैसा कौन कमाना चाहता है? अगर आपका ट्रक ड्राइवर जाता है और ड्राइवर कंडक्टर दोनों मार दिए जाते हैं, अगर आप सड़क बनाने का ठेका लेते हैं, ठेकेदार का अपहरण हो जाता है, मजदूरों की हत्या कर दी जाती है, तो कौन जाएगा? इसलिए सबसे पहली बात है कानून और व्यवस्था, और इसका सबसे साक्षात उदाहरण कानून व्यवस्था सही हो जाने पर विकास का हमारे सामने प्रस्तुत किया है बिहार ने। 15 वर्ष तक वहां एक ही उद्योग चल रहा था, अपहरण उद्योग। 15 वर्ष कोई विकास करने वहां जाता नहीं था, कोई ट्रक ड्राइवर वहां ट्रक लेकर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो मैं गर्व से कह सकती हूं कि नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था सुधारने की रखी, और कानून व्यवस्था इतनी सुधरी कि रात के 12 बजे भी अकेली महिला निकल करके जा सकती थी। आज उसका क्या असर हुआ? आज चारों तरफ आपको बिहार में विकास नजर आ रहा है, चारों तरफ। तो इसलिए गवर्नेंस का पहला पहलू है कानून व्यवस्था विकास की दृष्टि से। अगर आप कहीं विकास करना चाहते हैं देश के किसी भी हिस्से में, तो पहली चीज गवर्नेंस की है कि आप वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसा रखते हैं। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देते हैं तो विकास की शुरुआत हो जाती है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है तो विकसित से विकसित प्रदेश भी अविकसित होने लगता है। यही बिहार किसी समय बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट माना जाता था, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट। तो विकास ही विकास था। लेकिन बीच का जो दौर आया, जब सिवा किडनैपिंग के कुछ नहीं था, तब विकास खत्म हो गया। आज कानून व्यवस्था सुधरी तो फिर विकास शुरू हो गया। इसलिए गवर्नेंस की पहली कसौटी है लॉ एंड ऑर्डर, गुड लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी कानून और व्यवस्था। दूसरी चीज जो ग्रोथ और एम्पावरमेंट दोनों को प्रभावित करती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जहां तक लोगों का सवाल है, मैं मानती हूं भारत के उद्योगपति बहुत उद्यमी हैं। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें स्वयं में इतनी क्षमता है कि आप चीजों को डीकंट्रोल कर दीजिए, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस न रखिए तो वो अपने आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई स्वयं नहीं बना सकता। अरे सड़कें बनाएगी तो सरकार बनाएगी, रेल लाइन बिछाएगी तो सरकार बिछाएगी, पावर प्लांट्स लगाने के लिए इजाजत देगी तो सरकार देगी, पोर्ट्स बंदरगाह बनाएगी तो सरकार बनाएगी। ये सारी वो चीजें हैं जिनके लिए सरकार की आवश्यकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा बड़ा कारण बनता है ग्रोथ को बढ़ाने या ग्रोथ को घटाने का। अभी बात कर रहे थे राजन भाई अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, उन्होंने याद किया अटल जी के समय की रोड योजना को।